तो बच्चों आज हम कक्षा 10th क्लास 10th के जो टॉपिक है चैप्टर 1 के जो मेन टॉपिक है, सबसे पहले उनके बारे में हम जानेंगे कि किस तरीक़ा से क्या क्या चीज़ होता है, तब हम चैप्टर 1 को बनाएंगे। तो उसमें कुछ जैसे टॉपिक है, जैसे भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इन सब चीज़ों के बारे में पहले जानेंगे, तब उसको चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बारे में नहीं जानेंगे तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या को आते हैं। भाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो। जैसे कि ये कह रहा है कि स्वयं मतलब कि अपना जो संख्या है, जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल यहीं पे दे रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो 4 तो स्वयं से कटबे करेगा, 4 के पाड़ा में कटबे करेगा, और एक के पाड़ा में भी कटेगा। उसके अलावे और किसी और पहाड़ा से आना चाहिए, तो किसी और पहाड़ा से 2 के पाड़ा में भी आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। 6 भी है, 6 स्वयं से 6 के पहाड़ा में आएगा और 1 के पहाड़ा में भी आएगा, और उसके अलावा 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के पहाड़ा में भी आएगा। वैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे इन्फिनिट तक बहुत सारा संख्या होगा भाज्य संख्या का। अब अभाज्य संख्या में आते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित हो, जो स्वयं और एक से विभाजित हो, मतलब अपना पहाड़ा में और एक के पहाड़ा में, यही 2 पहाड़ा में, और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, कोई दूसरा संख्या से पहाड़ा में नहीं आना चाहिए। जैसे इसमें तो दूसरा पहाड़ा में भी आ रहा था, लेकिन इसमें दूसरा पहाड़ा में नहीं आना चाहिए, सिर्फ स्वयं और अपने पहाड़ा में ही आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे दिया है स्वयं और एक से, यानी कि 2 के पहाड़ा में आता है 2 अपना पहाड़ा में, और 1 के पहाड़ा में भी आता है। 3 है, 3 के पहाड़ा में भी आता है, 1 के पहाड़ा में भी, और उसके अलावा दूसरे पहाड़ा में नहीं आता है। 5 में है, 1 के पहाड़ा में भी आता है, 5 के पहाड़ा में भी, लेकिन उसके अलावा कोई और में नहीं आता है। तो वही 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट अनंत तक मान लिए, यानी कि बहुत सारा संख्या होता है, इसलिए इसको अनंत मान लिए। अब है परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि वह संख्या जिसको बटा के रूप में लिखा जाता है, यानी कि जैसे 1/2, 3/2, -4/5, 5/7 या 5 भी लिख दें, 7 भी लिख दें, इसके बटा में 1 छिपा रहता है। ठीक, तो जिसको पूर्णांक यानी बटा के रूप में p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अब q का मान जो होना चाहिए, q यानी कि बटा में जो है हर का मान जो होना चाहिए q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम बताएं, और एक चीज और, जिसका परिमेय संख्या में एक चीज और होता है कि जिसका वर्गमूल इसे स्क्वायर रूप में दिया हुआ है, लेकिन इसमें अब पहचानेंगे स्क्वायर रूप में तो कोई कह देता है कि अपरिमेय संख्या भी होता है। अपरिमेय संख्या पहचानने का एक नियम है कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय कहलाएगा, जिसका नहीं निकलता है वो अपरिमेय कहलाता है। तो अपरिमेय में भी हम आ जाते हैं, तो पहले इसको बता दें, कंप्लीट कर रहे हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या मतलब इस साइड 0 के इस साइड आएगा तो ऋणात्मक, 0 के उस साइड धनात्मक परिमेय संख्या, ये लिख दिए हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मतलब बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसमें लिखा जा सकता था, इसमें नहीं लिखा जा सकता है। और p और q दोनों में पूर्णांक हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 इसमें भी है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √5, √7, √29, ये सब अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, बताए थे अभी कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय होता है।
जैसे कि अपरिमेय संख्या हमेशा जो होता है रूट में ही होता है, उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, स्क्वायर रूट में ही होता है। अब आगे हम लिखे हैं इसी चीज का, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है। मान लो कि परिमेय संख्या हम ले लिए 2, अपरिमेय संख्या एक ले रहे हैं √3, दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, कुछ मिलेगा नहीं, वही अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, 2 + √3। यानी कि ये कह रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है। योग का ये व्यवकलन भी अगर कहेंगे ना तो उसका भी अपरिमेय ही होगा, यानी कि घटाव भी अगर करते हैं तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाव भी करते हैं तो वो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। दूसरा कहना है कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। दो परिमेय संख्या, मान लो 2 परिमेय संख्या, एगो 2 मान लिए, 2/3 मान ले बटा में 1 मान ले रहे हैं 3/4, इसको गुना कर दिए 6 12, यानी कि परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। एक से अधिक परिमेय संख्याओं का लघुत्तम परिमेय या अपरिमेय होता है, मतलब एक संख्या से अधिक अपरिमेय संख्या का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा क्या परिमेय भी निकलेगा या अपरिमेय भी हो सकता है। अगला है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, 2 अपरिमेय संख्या, मान लो 2 अपरिमेय संख्या का √2 मान लिए, का गुणनफल कर रहा है तो गुना कर दिए, √3 से गुना कर दिए तो √6 प्राप्त हुआ, एगो √2 मान लिए, एगो और √2 मान लिए, ये हो गया √4 का वर्गमूल निकलता है तो 2। इसीलिए लिखे हैं कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। देखो इसमें अपरिमेय आया, इसमें परिमेय आ गया, इसीलिए लिख दिए दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। अब आगे जैसे कि हमने एक एक टॉपिक को बताते चल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे बिहार बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव कर दिया 50%, तो ऑब्जेक्टिव के लिए जितना सारा किताब के अंदर से निचोड़ जो होता है उसको हम अंदर से एक टॉपिक को निकाल करके हम आपके लिए यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आगे दिया है, हम किताब से ही लिखे हैं, धनात्मक पूर्णांक a और b के प्रत्येक योग के लिए हम पूर्ण संख्या q और r ज्ञात किया। हमने जैसे ज्ञात किया धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए प्रत्येक योग के लिए पूर्ण संख्या q और r ज्ञात किया। कैसे ज्ञात किया, तो भाग देने पर हमारा भागफल और शेषफल q और r के रूप में यहाँ पे लिख दिए। q और r को क्रमशः भागफल और शेषफल कहा जाता है। तो हम भाग देने पर q और r ज्ञात होता है, वही हमने ज्ञात किया। अच्छा हाँ, a बराबर इस रूप में है, a का मान जो है a बराबर bq + r, यानी भाज्य बराबर आप लोग सुने होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, वही a बराबर bq + r के रूप में आया। हर संख्या में भाग दिया, किसी भी संख्या में भाग देने पर हमारा भागफल गुणे क्या, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उल्टा बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल जो होता है इस रूप में आए। इस रूप में यानी 0 बड़ा r बड़ा b के रूप में, जहाँ q और r को क्रमशः भागफल और शेषफल कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी जो कहता है दो धनात्मक पूर्णांक a और b को मान लिए दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है, q और r जो होता है विद्यमान रहता है, a और b दिए रहने पर उसको दो धनात्मक पूर्णांक संख्या दिया है, उसका अगर HCF निकालते हैं
या भागफल देते हैं, तो भागफल देने के बाद दिए रहने पर हमारा अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, Q और R प्राप्त होता है, जहाँ की A बराबर BQ प्लस R। यूक्लिड घनफल में क्या का ये नियम है, रूल कहता है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 है, 0 से बड़ा या बराबर रहेगा R और R से बड़ा रहेगा B है। अब आगे आते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या, जैसे मान भाज्य संख्या मान लिए 12 मान लिए, 12 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में तो यानी कि मान लो 2 गुना 3, 2 3 6 दूनी के 12, तो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। क्रम से लिख दे रहे हैं 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि तीनों अभाज्य संख्या के रूप में प्राप्त हुआ। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यही जो नियम होता है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, इस नियम को क्या कहते हैं? ये नियम जो होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होता है। तो इसी चीज को हम फिर से लिखे हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको तोड़ा जा सकता है, जैसे 12, 16 मतलब अभाज्य संख्या के रूप में हम कर सकते हैं। इसको हम मान लीजिए इसको तोड़ते हैं, 2 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी के 16 और दिखाते हैं 15, 3 गुने 5 अभाज्य संख्या आ गया। किसी भी स्थिति में भाज्य संख्या को तोड़ने पर यानी गुणनखंडित करने पर हमारा अभाज्य संख्या ही प्राप्त होता है। यही जो आधारभूत प्रमेय है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होता है। ये हुआ हमारा 1.1 के लिए, जो जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए इतना सारा ऑब्जेक्टिव तो निकाल चुके हैं। अब आगे हम बताएंगे थोड़ा कुछ आगे। अब आगे क्वेश्चन दिया है, कुछ क्वेश्चन हम बनवाते हैं। अब अपना क्वेश्चन जांच कीजिए कि n कोई ऐसा मान है, n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है, यानी 0 पर समाप्त होता है। तो 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए शर्त है, यदि किसी n के लिए संख्या 4 के पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, यानी 5 से कटना चाहिए। इसका शर्त यह है कि 0 पर समाप्त होगी तो 5 से विभाज्य होगी, ये एकदम कंडीशन है। अर्थात 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं तो अभाज्य संख्या में उसका जो गुणनखंड हम करेंगे गुणनखंड में 5 आना चाहिए। तो मान लिए कि माना कि n बराबर 1 2 3 4 ये सब, तो पहले 1 से स्टार्ट करें, 4 के पावर 1 तो 2 गुना 2 के रूप में आया, यानी 2 के पावर 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 के पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो 2 गुना 2 के रूप में आया। उसके बाद 4 के पावर 2 लेते हैं, तो 2 गुना 2 यानी 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2, यहाँ पर भी 2 और 2 के रूप में ही आ रहा है। 4 के पावर 3 लेंगे तो 2 के पावर 3 2 के पावर 3 आएगा, यानी करके हम दिखा दे रहे हैं। जिससे 4 के पावर 3 64 को हम तोड़ के दिखा दे रहे हैं। 2 ये हो गया 32, उसके बाद 2 16, 2 8, 2 4 और 2 2, उसके बाद फिर 2 1, ये 3 और ये 3। तो 4 के पावर 3 में भी
2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 यानी कि दुए के रूप में आ रहा है। हर स्थिति में हमारा अभाज्य गुणनखंड जो है 2 के रूप में ही आ रहा है। अभाज्य गुणनखंड 2 के रूप में ही आता है। इसी कारण 4 के पावर n गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या भी नहीं है, कोई और संख्या भी नहीं है अभाज्य संख्या। इसलिए कोई संख्या n के लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। एक जगह पर 5 आ जाता, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, कहीं अगर 5 आ जाता तो उस स्थिति में हम कह सकते थे कि 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। लेकिन यहाँ पे किसी भी स्थिति में जो है 5 नहीं आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है। अब आगे लिखे हैं टॉपिक में HCF बराबर होता क्या है। तो HCF बराबर संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, मतलब संख्या के प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। जैसे एग्जांपल हम ले लिए 12 और 16 ले लिए हैं, ठीक ना, तो हम इसके अनुसार चलते हैं। संख्याओं में तो संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, पहले अभाज्य गुणनखंड कर दिए दोनों के, 12 और 16 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो इसको 2 × 4 = 12, 16 के 2 × 4 = 8 × 16। अब हमारा HCF अगर निकालेंगे तो HCF क्या कह रहा है, HCF कह रहा है कि संख्या के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड जो उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, जो मिल रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इसको पहले निकाल दिए। फिर इसमें देख रहे हैं 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इसको भी निकाल दिए। अब 2 यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है, 3 यहाँ पर है इसमें नहीं है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात की गुणनफल, अब इसके गुणनफल कर देंगे बराबर 4। ये जो हमारा HCF आएगा 4 आएगा। उसके बाद संख्याओं के संबंध में एलसीएम के लिए हम बता रहे हैं, संख्याओं के संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे इसमें बड़ी घात का गुणनफल एलसीएम होता है। इसमें अब बड़ी घात का गुणनफल जो होता है एलसीएम होता है। लेकिन इसमें देखो कॉमन भी होना चाहिए, इसमें संबंध भी होना चाहिए, दोनों संबंध होना चाहिए, इसमें कॉमन होना चाहिए। इसमें कॉमन के साथ संबंध भी, उस संख्या के दोनों संख्या चाहे 3 संख्या हो, संबंध भी होना चाहिए। तो HCF में हमारा कॉमन निकाल के दिखा दिए, ये उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, सिंपल सी बात है। एलसीएम में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल एलसीएम होता है। आगे बताते हैं, ये इतना जितना बताएं अब ये 1.2 तक के लिए एकदम क्लियर हो गया। 1.2 तक आप आसानी से बना सकते हैं, उसका बारीकी से हम बनवाएंगे तो थोड़ा समझ में भी आसानी से आ सकता है।